गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का जीवन सफलता के पथ पर, उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर और कुशल और मंगलमय हो। अब आदर्श बाल निकेतन की जो ऑनलाइन कक्षा है, कक्षा 12 की हिंदी की, उसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक थी सृजन, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब आपकी जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है, जिसे पूरक पुस्तक भी कहते हैं, जिसका नाम है पीयूष प्रवाह है। आज हमने इसका फर्स्ट जो चैप्टर है, जिसका नाम है उसने कहा था, कहानी है, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सबसे पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जीवन परिचय है, इसको पढ़ेंगे। तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं, इनका लेखक परिचय है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु जो है सन 1922 ईस्वी में हुई है। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किसको कहते हैं भाई? हस्ताक्षर साइन को भी कहते हैं, हस्ताक्षर लिखने वाले को भी कहते हैं, लेखक को भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे, यानी उनकी प्रतिभा कैसी थी, बुद्धि कैसी थी? साहित्यिक थी, यानी साहित्य रचना जो है वो करते थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्यिक तक विस्तृत था। यानी इनको देखो कितनी सारी जानकारियां जो थी वो प्राप्त थी। कौन कौन सी? खगोल की, विज्ञान की, ज्योतिष की, धर्म की, भाषा विज्ञान की, इतिहास की, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। विस्तृत यानी फैला हुआ था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? सन 1915 में हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी हैं। कछुआ धर्म, मोरेसी मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान है। ये इनके निबंधों के नाम हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन भी किया, यानी मासिक पत्र का नाम क्या है? समालोचक। वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। नागरी प्रचारिणी सभा क्या है भाई? ये हिंदी से जुड़ी हुई सभा है, संस्था है, जिससे भी वो जुड़े हुए रहे। और इनकी जो मृत्यु है वो अल्प आयु में ही हो गई, मात्र 39 वर्ष की आयु। यानी इतने कम समय में इन्होंने इतना नाम कमाया, इतना साहित्य लिखा कि आज भी इन्हें याद किया जाता है। हिंदी साहित्य का जो विभाजन है, जो प्रमाणिक माना जाता है, वो भी इन्होंने ही इन्होंने नहीं, वो दूसरे। तो इतने कम समय में इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं। अब है पाठ परिचय। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान होगा SST के अनुसार कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में हुआ। और तृतीय कब हुआ? अभी तक नहीं हुआ, वरना होता तो खत्म हो जाता, मिलते ही नहीं अपन। की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। यानी किसके बारे में बताया गया है? इसमें विषय वस्तु क्या है इसकी? प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु सैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं, बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। यानी यहाँ जो प्रेम का वर्णन दिखाया गया है, बलिदान दिखाया गया है, उत्सर्ग का मतलब क्या होता है? बलिदान। वह वेदना में ही नहीं, बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। आंचलिक शब्द क्या होते हैं भाई? आंचलिक शब्द किसको कहोगे? यानी क्षेत्र विशेष में जो शब्द प्रचलित होते हैं, जैसे अपने यहाँ है शेखावाटी है,
अब शेखावाटी में जो शब्द प्रचलित है, जो अपन लोग ही काम में लेते हैं, और ऐसे शब्दों को जब अपन साहित्य में काम में लेते हैं तो उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द मैंने आपको 4 प्रकार पढ़ाए थे ना, देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव, उसी तरीके से आपके हैं आंचलिक शब्द, अचल विशेष के शब्द। अब है आपकी ये कहानी जिसे हम पढ़ेंगे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, इक्के वाले या गाड़ी वाले। अब इक्के वाले किसको कहते हैं? जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसके लिए आया है ये। पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। बम्बू काट वाले जो होते हैं उनकी बोली का मरहम, बोली का मरहम यानी बोली जो है वो बहुत मीठी बोलते हैं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे की चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। नाक की सीध में चलना यानी एकदम सीधे सीधे रास्ते से। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, होमचोर भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। राह खेते हैं यानी रास्ता देखते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, यानी वहाँ के जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं इतनी मीठी वाणी बोलते हैं कि अगले को अपने आप ही वहाँ से हटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इतने मीठे शब्दों में कहते हैं, हटिए भाई जी, हटिए खालसा जी, तो इतने शब्द जो है उनके इतने मीठे हैं, यानी जी और साहब शब्द का प्रयोग जो है वो ज़्यादा करते हैं। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं है, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। मीठी छुरी की तरह कहते हैं ना मीठी वाणी, कि अगर अपन को किसी से बात मनवानी है तो क्या करना चाहिए? वाणी जो है अपनी वो कैसी रखनी चाहिए? मीठी रखनी चाहिए, यानी हमें मधुर बोलना चाहिए। महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी यानी चेतावनी देने पर भी, चितौनी का अर्थ है चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती। लीक यानी अपने रास्ते से या साइड में नहीं होती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगी, हट जा जीने जोगी यानी हट जा जीने योग्य, हट जा कर्मा वालिए, हे अच्छे कर्मों वाली रास्ते से हट जा, हट जा पुत्ता प्यारी है, पुत्ता यानी बेटों को प्यारी है, बच जा लंबी उम्र वाली है, यानी हे लंबी उम्र वाली माता आप मेरे रास्ते से हट जाओ। वरना अपन क्या कहते हैं, कोई बूढ़ी औरत है और वो रास्ते से नहीं हटती, अगर हमारी वाणी जो है वो कठोर है, मधुर नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं, बुढ़िया हट। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, अर्थात उनकी वाणी जो है, बोलने का तरीका जो है वो बहुत मीठा है, मधुर है। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। अब ये कौन है? इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनका पहले बचपन दिखाया जाएगा और उसके बाद में अंत में उनकी जो आगे के जो समय है उसके बारे में बताएंगे। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं, यानी किस धर्म के हैं ये? सिख धर्म के हैं। वह अपने मामा की केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन? इसमें जो लड़का है वो अपने मामा के लिए क्या लेने आया है? दही लेने आया है। और यह रसोई के लिए बढ़िया, और वो जो लड़की है वो रसोई के लिए क्या लेने आई है? बढ़िया। बढ़िया किसको बोलते हैं? मंगोड़ी, जिसको अपन बोलते हैं। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में है। और तेरे? अब वो जो दोनों बच्चे हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसी दुकान पर खड़े हैं। और दुकान पर क्या है, पहले से कस्टमर खड़ा है, ग्राहक खड़ा है जो पापड़ गिन रहा है, बहुत सारे पापड़ है उसके पास। तो वो आपस में लड़का और लड़की बात कर रहे हैं कि तेरे घर कहाँ है? मगरे में। मगरे एक स्थान का नाम है।
मांझे में, दूसरा क्या कह रहा है, मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, यानी मैं अपने मामा के यहाँ रहती हूँ। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो ये घर कहाँ है मामा का, गुरु बाजार में, दोनों ही मामा के यहाँ आए हुए हैं। इतने में दुकानदार निपटा, यानी अपना कार्य समाप्त किया और इनका सौदा देने लगा। सौदा देना यानी सामान देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। जो लड़का है वो क्या पूछ रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। पंजाबी में कुड़माई होना किसको कहते हैं, सगाई होने को। तो उस लड़की से पूछ रहा है कि तेरी सगाई हो गई क्या। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यानी लड़की जो है उसने धत कहा कि और वहां से चल दी। लड़का जो है वो उसे देखता रहा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। अकस्मात यानी अचानक। ये उनकी बनी बनाई प्लानिंग नहीं थी कि अपन को कहाँ मिलना है, बल्कि अपने आप ही सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने भी पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अब वास्तव में उस लड़की की क्या हो गई है, सगाई हो गई है। कब, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ शालू। अब सिख धर्म वाले जो लोग होते हैं उनमें शालू, शॉल जो है कढ़ाई वाला वो ओढ़ते होंगे, और जिसे पता चलता है कि हाँ भाई ये सगाई में आया है। लड़के ने घर की राह ली, यानी घर का रास्ता देख लिया। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। यानी उस लड़के को कुछ ध्यान नहीं मिल रहा रास्ते में चलते हुए। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। किसके बारे में बताया जा रहा है, उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है जिसे पता चला कि उस लड़की की सगाई हो गई है। अब उसे होश ही नहीं रहा बाजार में चलते हुए कि वो कहाँ चल रहा है। राम राम। अब ये जो था आपका पहला भाग था इस कहानी का, उसने कहा था। अब किसने कहा था, उस लड़की ने जो कहा था उसके लिए आया। तो पहला जो भाग है वो अपन ने पढ़ लिया है। अब है दूसरा भाग, राम राम। यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। अब स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो बचपन का था। अब आगे जो बताया जा रहा है इसमें जो इस कहानी का मुख्य पात्र है वो बड़ा हो चुका है, सेना में है, और वहाँ सेना में जो कार्य हो रहा है, लड़ाई हो रही है या बातचीत हो रही है, किससे मिल रहा है, उन सारी बातों के बारे में इसमें बताया जाएगा। राम राम। यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। खंदकों किसको कहते हैं भाई, खंदक किसको कहते हैं, जहां से अपन मिट्टी खोद के निकालते हैं ना, चिकनी मिट्टी, और उसके जो गड्ढे हो जाते हैं उनमें बैठ करके वो क्या अब सैनिक है उनको तो करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं छिप करके बैठ के दुश्मन को देखना पड़ता है। तो ठंड है और ठंड में उन खंदकों में पानी भी भरा हो सकता है, मिट्टी भी ठंडी है, तो उसमें क्या होगी, उनकी हड्डियां जो है वो अकड़ गई हैं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, यानी लुधियाने में जो सर्दी पड़ती है, जाड़ा यानी सर्दी, उससे 10 गुना ज़्यादा सर्दी जो है वो वहाँ पर है। मेह और बर्फ ऊपर से, मेह यानी बरसात, मेह बोलते हैं ना अपन, तो बरसात और बर्फ वो ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, यानी आधे आधे पैर जो है वो कीचड़ में फंसे हुए, क्योंकि खंदक की जो मिट्टी होती है कैसी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। जमीन कहीं दिखती नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। यानी किसकी आवाज़ हुई, बम के धमाकों की, जिसके कारण धरती क्या हुई, कांपने लग जाती है एकदम से। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े, यानी इन गोलों से कोई बचेगा तभी तो लड़ पाएगा। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जलजले यानी हादसे। जलजला किसको कहोगे, हादसे को, कोई भी हादसा होता है उसके लिए नहीं। जो कहीं खंदक से बाहर, यहाँ भूकंप कैसा आया है, जलजला कैसा आया है, बॉम्ब के कारण आया है, दुश्मन सेना के कारण आया है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती है, यानी शत्रु को अगर दिख गया या कोई है तो हाथों हाथ ही उस पर गोली चला दी जाती है।
न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ये नहीं पता है कि मिट्टी में छिपे हुए हैं कि घास में, पहचान नहीं पाते अपन जल्दी से उनको। लहना सिंह और 3 दिन है। अब लहना सिंह जो है वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। जो मैं कह रही थी ना, एक लड़का है छोटा जो इसमें दिखाया था, उसका नाम क्या है? लहना सिंह। और लहना सिंह ही इस कहानी का मुख्य पात्र है। और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, यानी 4 दिन से वो कहाँ बैठे हैं? खंदक में बैठे हैं, गड्ढे में बैठे हैं। यानी सैनिक का जीवन देखो आप कितना कठिनाइयों भरा हुआ होता है। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। फिरंगी मेम किसको कहा गया है? वहाँ जो अंग्रेज है उसके लिए, अंग्रेज स्त्री है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यानी तुम कौन हो? राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने हो, यानी मेरे देश को बचाने के लिए आए हो। ऐसा किसको कहा जा रहा है? इन सैनिकों को कहा जा रहा है। 4 दिन तक पलक नहीं जपी। पलक नहीं जपी यानी बेचारे सोए भी नहीं। खंदक में जहाँ पानी भरा हुआ है, ठंड के कारण अकड़ रहे हैं, वहाँ का कैसे सोएंगे? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी अगर घोड़े को हम सिर्फ बांध कर रखें तो वो दौड़ना भूल जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो क्या करता है? इधर उधर उछलता कूदता फिरने लग जाता है। उसी तरीके से अगर सिपाही लड़ता नहीं है तो उसकी भी अभ्यास जो है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो अच्छे से नहीं लड़ पाता है। तो किसी भी चीज़ का क्या चाहिए अपन को? अभ्यास चाहिए। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं। यानी किसको मारने के लिए बात कर रहे हैं? जर्मन सैनिकों को। तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते हुए मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, धावा आक्रमण किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो पता नहीं और कितनों को मार देता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन कौन है? एक देश का नाम है। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। अब सूबेदार कौन है यहाँ? हजारा सिंह। तो ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए, जब प्रश्नों के उत्तर लिखोगे तो उसमें बताना पड़ेगा आपको। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। जाड़ा धस गया है यानी हमारी हड्डियों में क्या घुस गया है? सर्दी। सर्दी के कारण क्या आ गई है? अकड़न आ गई है। अकड़न या जिसे अपन जकड़न भी बोलते हैं। ये किससे कह रहे हैं? वहाँ के जो सूबेदार है हजारा सिंह, उनको कह रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। धावा आक्रमण करते हैं ना, एक सेना दूसरी सेना पर आक्रमण बोलती है, उसके लिए। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। अब अगला पात्र कौन आया इसमें? वजीरा। ये पात्रों के जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यानी खाई के जो है जहाँ सैनिक छिपे हुए हैं वहाँ पहरा लगाया जाता है। अब एक ही आदमी तो बार बार पहरा हर समय दे नहीं सकता, तो उसके लिए क्या है? पहरे की भी ड्यूटी लगी हुई है कि किस समय कौन देगा। तो पहरा बदलने के लिए ये कह रहे हैं। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पलटन का, पलटन यानी पूरी सेना का, विदूषक, विदूषक किसको कहते हैं? हंसी मजाक करने वाले को कहते हैं। तो वजीरा सिंह जो है वो पूरी पलटन का विदूषक था, हंसी मजाक करने वाला, मनोरंजन करने वाला था। बाल्टी में एक गदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ।
करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, यानी कॉमेडी करता था वो। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, यानी सब उदास बैठे। उस समय अगर कोई कॉमेडी करता है, थोड़ा मजाक करता है, तो उदासी जो है वहाँ से चली जाती है और सब लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। लैला सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बॉडी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बूटे किसको कहते हैं? आंचलिक शब्द है बूटे, पौधे को कहते हैं बूटे। लाड़ी होरा को भी मैं यहाँ बुला लूंगा, यहाँ वही दूध पिलाने वाली फरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। ये विशेष बात आई है भाई कि सिख जो होते हैं वो क्या नहीं करते, तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। ये राजा शब्द किसके लिए आया है? सैनिकों के लिए आया है। और क्या बात बताई गई इसमें खास कि सिख धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग नहीं करते हैं। बार बार समझाने के बाद भी जो अंग्रेजी मेम है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अब ये बोधा सिंह कौन है भाई? अगला पात्र आया है बोधा सिंह। बोधा सिंह जो है वो अजारा सिंह का पुत्र है। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उठाते और आप सीढ़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुमने मांदे पड़ जाना, मांदे पड़ जाना है बीमार पड़ जाना। किसके लिए आया मांदे शब्द? बीमार के लिए। जाड़ा क्या है? मौत है। जाड़ा यानी सर्दी, ठंड। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया होता है ना सर्दी के कारण, बच्चों में अपन कई बार देखते हैं रोग कि ज़्यादा ठंड के कारण क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, जो बीमार होता है उसको खान पान अच्छा नहीं मिला करता। कहने का मतलब मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ऐसा कौन कह रहा है? आपके जो लहना सिंह हैं वो ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं मरूंगा। मैं तो कैसे मरूंगा कि जो वजीरा सिंह है, कीरत सिंह है, उसकी गोद में मेरा सिर होगा, तब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तो ये है आपके उसने कहा था कहानी के 2 भाग अपन ने पढ़े हैं। पहले भाग में तो उनकी बचपन की घटनाओं के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो एक दूसरे से मिलते हैं, और दूसरा जो भाग है उसमें बताया गया है कि लहना सिंह जो है वो सेना में है, पलटन में है, और वहाँ युद्ध का माहौल है, और वहाँ जाकर के कैसा वातावरण है, किन परिस्थितियों का सामना वो कर रहा है, किस किस से वो मिलता है, उनके नाम जो है अधिकारी वगैरह के, और वहाँ के जो और लोग हैं उनके, तो उन सब के बारे में अपन ने इसमें पढ़ा है। आगे की जो कहानी है वो अगले वीडियो में अपन